हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी बड़े घर की बेटी लेकर समक्ष में हूँ। चलिए, बड़े घर की बेटी में क्या होता है, मैं आप लोगों के सामने ये कहानी विस्तार पूर्वक सुनाती हूँ। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित जो है ये प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती हैं, कलह होते हैं, आपस में झगड़ा होते हैं, बात का पतंगड़ बना दिए जाते हैं और फिर जो है आपसी समझदारी से बिगड़ती हुई बात को किस प्रकार से संभाला जाता है। इन सब परिस्थितियों को सामान्य करने का हुनर मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में बड़े ही खूबी से निभाया है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोविज्ञान को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया है। देखिए, बड़े घर की बेटी कहानी की वीडियो हम शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के एक जमींदार हैं और नवाबदार भी थे। मतलब वो बहुत ही रईस खानदान के थे। बेनी माधव सिंह एक गांव जो था वो उसमें के जमींदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। मतलब उनका एक गांव का तालाब था और मंदिर था जिस मरम्मत वगैरह सब इनके जो है पितामह सब करवाते थे, जो कि अब बड़ा मुश्किल था। मतलब जैसे पैसा रुपया थोड़ा सा धीरे धीरे कम होने लगता था तो बड़ा ही मुश्किल था। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे ये जो है बड़े तालाब मंदिर, सब उनके पितामह ने बनवाया था। और उनके बेनी माधव जो हैं उनके जो हुए, अब वो धीरे धीरे मतलब उनकी नवाबदारी कुछ कम होती गई। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। कहा जाता था कि पहले इस दरवाजे पर कि हाथी जो है, जैसे राजा रजवाड़ों के मतलब दरवाजे पर हाथी वगैरह रहते, हाथी घोड़ा, मतलब पहले प्रजा का मतलब राजाओं के यहाँ जितने हाथी घोड़े और सैनिक रहते थे उन राजाओं को उतना ही शक्तिशाली समझा जाता था। इसी प्रकार बेनी माधव के यहाँ भी दरवाजे पर हाथी झूमता रहता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। अब हाथी वगैरह तो नहीं था, पर उसके घर के बगल में जो है जहाँ पे हाथी रहते थे वहाँ पे एक बूढ़ी भैंस थी जिसका शरीर जो है बहुत ही मर्ज जर्जर हो गया था। बूढ़ी भैंस थी, शरीर एकदम मतलब खोखला हो गया था। अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना था। उसके शरीर में हाड़ नहीं था, सिर्फ मांस ही उसके शरीर में मांस नहीं था, सिर्फ हाड़ वगैरह ही दिख रहा था, जिससे कि हड्डियां आप आसानी से गिन सकते थे। पर शायद दूध बहुत देती थी, पर वो दूध बहुत ही देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हाड़ी लिए मतलब दूध की मटकी लिए जो है, दूध के लिए बर्तन जो है लिए उसके सिर पर हमेशा खड़ा ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बेनी माधव जो हैं वो अपनी आधी से अधिक जो है संपत्ति क्या किए थे, वकीलों को भेंट स्वरूप मतलब जो है इनाम स्वरूप दे चुके थे। उनकी जो वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक ही से अधिक ना थी। उनकी जो वर्तमान आय जो उस समय आय वर्तमान में जो आय मिल रही थी वो सिर्फ 1000 रुपये से बहुत अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेनी माधव के जो है कितने 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। श्रीकंठ एक बेटे का नाम, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, श्रीकंठ था। और उसने बहुत दिनों की परिश्रम और उद्योग के बाद जो है बीए की डिग्री प्राप्त की। मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद किसी तरह जो है वो डिग्री पास की थी, बीए की डिग्री ली। अब एक दफ्तर में नौकर हो गया था। मतलब जिसके घर में जो इतने रईस खानदान का था उसका लड़का क्या हुआ, किसी तरह एक दफ्तर में क्या बन गया था, नौकर का काम करने लगा था। छोटा लड़का जो है लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। मतलब हट्टा कट्टा जिसको कहते हैं, हट्टा कट्टा कहते हैं ना, वो सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, उसका जो मुखड़ा जो है एकदम भरा हुआ था, चौड़ी छाती,
भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठ कर सवेरे पी जाता था। भैंस का 2 किलो, 2 सेर के मतलब, सेर मतलब 2 किलो, 2 किलो जो है भैंस का ताज़ा दूध बिना गर्म किए वो सवेरे सवेरे पी जाता था। ये उसके दूसरे बेटे की खूबी, मतलब एक जो हृष्ट पुष्ट शरीर वाले लड़के की होनी चाहिए, वो सभी खूबी उसके दूसरे बेटे में थी। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, और श्रीकंठ सिंह जो हैं उसके बिल्कुल विपरीत थी। यह नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। हाँ, इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। हैं, इन 2 अक्षरों ने जो है, जो इन्हीं 2 अक्षरों बीए जो है उनको, इनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन, मतलब उसके चेहरे की जो भी कांति हो गई वो मतलब कांतिहीन, मतलब सुंदर नहीं लगता था। उसकी शरीर मतलब चेहरे की जो रौनक थी वो भी फीकी पड़ चुकी थी। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। जो वैदिक ग्रंथ थे इसीलिए उनको उस ग्रंथ पे बहुत विशेष प्रेम था। जैसे आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो है, जो पुराने ज़माने में वेदों पर लिखित थी, वो औषधियाँ जो हैं, जैसे घरेलू औषधियाँ जो होती, उनसे उसे अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खरल की सुरीली कड़ मधुर ध्वनि सुनाई दिया करते थे। सवेरे शाम उनके कमरे पर प्रायः जो जैसे लोग औषधियाँ नहीं कूटते थे खलबट्टा वगैरह से, वही खरल की सुरीली मधुर आवाज़ उनके कानों पर, लोगों के कानों पर गूंजती थी। मधुर आवाज़ कानों पर गूंजती, जैसे अदरक वगैरह हम लोग कूटते हैं ना सुबह सुबह, वही छोटे रूप में वो औषधियाँ कूटते थे, खलबट्टा जिसको बोलते हैं। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। लाहौर और जो कि पाकिस्तान है, और कलकत्ता के वैद्य से उनका बड़ा ही लिखा पढ़ी रहता था। श्रीकंठी अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजों के सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री जरूर लिए थे, पर अधिक मतलब बीए जरूर पास हुए थे, पर उनको अंग्रेजी समाज की प्रथाओं पर अधिक विश्वास न था। मतलब जो अंग्रेजी दवाओं पर या मतलब ऐसे अंग्रेजी विचारधाराओं से उन्हें कोई विशेष लगाव नहीं था। वो सिर्फ अपने देसी ही दवाओं पर विश्वास करते, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते। और वो इन सब चीज़ों के जो है अंग्रेजी माध्यम का कल्चर और जो आजकल का रहन सहन, वो इन सब का बहुत ही तेज़ी से विरोध करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। इसी वजह से उनको गांव में लोग बड़े इज्जत सम्मान से उनको देखते थे। भाई हर भारतवासी ये चाहता था कि हमें अपने देश की बनी हुई चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, जो अपने देश के लिए, अपने देश से बनी हुई, अपने हाथों से नहीं, घर का जो खाना अच्छा होता है वो बाहर का नहीं है। इसलिए वो क्या करते, श्रीकंठ, उनको घर का सामान, अपने देसी सामान अधिक पसंद आते थे, ना कि बाहर के विदेशी सामान उनको पसंद। इसीलिए गांव में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे। दशहरा है, दशहरा में जो रामलीला वगैरह होता था, भगवान श्री राम के गुणों का जो रामलीला में चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसमें वो बड़े ही सम्मान, मतलब खुशी होकर शामिल होते थे, हाँ, सम्मिलित होते थे। स्वयं किसी ना किसी पात्र का पार्ट भी ले लेते थे, और स्वयं किसी ना किसी पात्र का अभिनय भी करते थे। हैं, गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। गौरीपुर में जो रामलीला होता था उसका जन्मदाता जो मतलब जिसने शुरुआत की थी उस वो ही थे, मतलब श्रीकंठ ने ही वहाँ पे गौरीपुर में रामलीला को जन्म किया था, मतलब उन्होंने ही शुरुआत किया था। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। हैं, प्राचीन जो हिंदू सभ्यता और गुणगान उनकी जो है धार्मिकता का सबसे बड़ा अंग था। सम्मिलित कुटुंब के एक पात्र उपासक थे। हैं, वो सम्मिलित परिवार के एक उपासक थे। हैं, मतलब मिला जुला परिवार वो समझते थे कि मतलब हमारा बड़ा सा परिवार रहे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती वह उस जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। जो को आजकल स्त्रियां सोचती थी कि हमारा अपना परिवार रहे, मिलजुल कर हम ना, वो मिलजुल कर नहीं रहना चाहते थे। हर जैसे एक भाई दो भाइयों के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो वो अलग रहते। पर वो क्या करते थे, इसके जो है वो विरोधी समझते थे कि इससे कि हमारा नुकसान होगा। हाँ, यही कारण था कि गांव की
ललनाएँ उनकी निंदा करती थी। यही कारण थे जो गांव की नई नई बहुएं रहती थी, जो बहुएं होती थी उनकी हमेशा बुराई करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी देर नहीं, संकोच नहीं। कुछ लोग तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने लगे थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। स्वयं जो उनकी पत्नी थी वो ही इस उनकी विरोधी थी, उनसे विरोध करती थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि उनकी विचारधारा जो थी वो देशी विचारधारा थी। इसलिए कि उन्हें अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से जीवन का नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। उनकी पत्नी सोचती थी कि यदि किसी परिवार में सास ससुर या देवर जेठ जेठानी आज से झगड़ा हो, घृणा की जाए, हाँ उस बार बार किसी प्रकार के ताने दिए जाए या आपस में परिवार में झगड़ा हो, तो इन सब से के बजाय वो क्या करती थी, सोचती थी कि हम अपना भोजन ही अलग पकाएं, हम अपना अलग हो जाएं, अलग चूल्हा बर्तन रख लें। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। देखिए अब कहानी यहाँ से, आनंदी जो है एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, मतलब वो मायके से बहुत रईस घराने की थी। ठीक है, आनंदी, उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। हाँ, उसके बाप एक छोटी से रियासत मतलब एक गांव के जो है तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, देखिए विशाल भवन में रहती थी, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, शिकरे, झाड़ फानूस, आनेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं वो सभी विद्यमान थे। मतलब उसके जो मायके में हाथी थे, कुत्ता थे, बाज थे, बकरी थे और झाड़ फूस, अनेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण के जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार होते थे वो सब भोग्य पदार्थ जो विलास भौतिक जीवन के भोग्य पदार्थ होते थे वो सभी उसके मायके में विद्यमान था। नाम था भूप सिंह। उनके पिता का क्या नाम था? भूप सिंह। आनंदी के पिता का क्या नाम था? भूप सिंह। बड़े उदार चित्त, हाँ बहुत ही उदार चित्त के थे, प्रतिभाशाली पुरुष थे और दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था, पर उसके दुर्भाग्यवश उनके एक भी लड़का ना था। 7 लड़कियां हुई, सिर्फ उनके 7 लड़कियां ही हुई हैं और दैवयोग से सब की सब जीवित रहें और भगवान की कृपा से जो हैं वो सब की सब जीवित रहें। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए। पहली उमंग में उन्होंने क्या 3 ब्याह किया, दिल खोल के किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाँ समेट लिया। हाँ, पहला ब्याह उन्होंने दिल खोल कर किया, पहली लड़की का। दूसरा किया 3 ब्याह बड़े दिल खोल कर किए 3 लड़कियों का, पर 15-20 हजार रुपयों को जब कर्ज हो गया था सिर पर तो उनकी आंखें ही खुल गई, जैसे हाथ समेट लिया और उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ खींचना मतलब समेटना शुरू कर दिया। आनंदी जो है उनकी चौथी लड़की थी। मैंने अभी बताया ना, उन्होंने 3 लड़कियों का ब्याह जो है बड़े ही धूमधाम से, जैसे आदमी कहता है ना दिल खोल के मैंने खर्चा किया, हाँ वैसे उन्होंने खर्चा किया। पर जब उनको लगा कि अरे यार मुझे अभी 7 लड़कियों की शादी करना है, आनंदी जो है मेरी चौथी बेटी है, तो देखिए वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती थी, वह अपनी सभी बहनों से अधिक सुंदर थी। रूपवती मतलब सुंदर थी और गुणवती भी थी, और उसके अंदर आनंदी के अंदर रूपवती सभी बहनों से अधिक सुंदर भी थी और गुणों में सभी गुण उसमें विद्यमान थे। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे और इस कारण ठाकुर उनके पिताजी भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते। जो सुंदर संतान रहती है, लोग कहते उसके माता पिता भी जो है उसको अधिक चाहते थे कि उसकी शादी या ब्याह में हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, चाहे बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, पर जो सुंदर होते हैं उनके साथ शादी ब्याह में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो वो ठाकुर भूप सिंह जो है उसको बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ठाकुर साहब सोच रहे थे, बड़े धर्म संकट में थे कि हम आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ये भी चाहते थे कि मतलब हमको कर्ज भी ना लेना पड़े, और ना ही यह स्वीकार था उन्हें कि उसे अब
अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। और वो ये भी चाहते कि ऐसे घर पे भी ना जाए कि वो अपने आप को भाग्यहीन समझे कि मेरा भाग्य ही खराब था, ऐसा भी नहीं चाहते थे। एक दिन श्रीकांत उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए थे। एक बार श्रीकांत जो हैं उनसे किसी चीज़ के लिए चंदा मांगने आए थे, शायद नागरी प्रचारणी का चंदा था। हाँ, शायद कोई नागरी प्रचारणी कोई सभा थी, उसका चंदा लेने आए थे। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। भूप सिंह जो है उनके स्वभाव पर खुश हो गए। धूमधाम से श्रीकांत सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। जब भूप सिंह उनके सामने आए तो उनके जो है आनंदी के पिता जो हैं ठाकुर साहब जो है उनसे भूप सिंह जो है उनके अरे मतलब श्रीकांत से जो है श्रीकंठ जो है उनको उनके मन में छा गए हैं, उनके पिता के मन में छा गए कि मुझे इसी लड़के से आनंदी का विवाह किया। बस उन्होंने बात आगे बढ़ाई और शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आनंदी अपने नए घर में आई, आनंदी अपने ससुराल आई। तो यहाँ का जब आनंदी अपने घर आई, ससुराल आई, तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। तो यहाँ का उन्होंने रंग ढंग ही कुछ और देखा। भाई जो मायके में था वो ससुराल में नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं संभव हो सकता ना। जिस टिप टाप से उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, यहाँ नाम मात्र को भी ना थी, मतलब जिस टिप टाप से वहाँ रहती थी। भाई पिता उनके रियासतदार थे, उनके पास बहुत सारा ज़मीन जायदाद पैसे थे, तो वो बच्चों को अपने उसी हिसाब से रखते थे, लड़के भी नहीं थे। पर यहाँ पे कुछ नाम मात्र का भी ऐसा नहीं था, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। हाथी घोड़ों का भी कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। हैं, हाथी घोड़ा भी नहीं था, सुंदर बकरी तक भी नहीं थी उनके घर पे। रेशमी स्लीपर साथ लाई हुई थी, वो रेशमी स्लीपर भी साथ ले आई थी। पर यहाँ बाग कहाँ, यहाँ कोई बाग बगीचा भी नहीं था। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी। मकान में जो उनका घर बना हो तो वहाँ झरोखे तक भी नहीं थे। ना ज़मीन का फर्श था, ज़मीन भी कच्ची थी। ना दीवार पर तस्वीरें थी, ना कोई दीवार, ऐसे सिंपल नॉर्मल घर था, दीवार पर कोई तस्वीरें भी नहीं लगी थी। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। जैसे गाँव में मकान होता वैसे सीधा साधा सिंपल घर एक बना हुआ था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया था। पर आनंदी जो है वो थोड़े ही कुछ ही महीनों में उससे अपना घर उसी के अनुकूल, मतलब उस घर के अनुकूल अपने आप को उसने ढाल लिया। मानो उसने विलास के समान कभी देखी ही ना हो। उसने ऐसा देखा, मतलब वो ऐसे रहने लगे कि कोई भोग विलास की सुविधाएं उसने कभी अपने मायके में भी नहीं देखा है, ऐसे रहने लगी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया है और भावज से बोला। लाल बिहारी सिंह जो है उनके देवर थे, यानी उनके पति के छोटे भाई लाल बिहारी, ठीक है, उनके पति के छोटे भाई थे। उसने बोला भावज, मतलब भाभी को भावज बोलते, भौजाई या भावज है, से बोला जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी। आनंदी से बोला, आनंदी उनकी भाभी लगेंगी लाल बिहारी की, जल्दी से पका दो खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, अब वह कुछ नया खाना बनाने बैठ गए। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। उसमें गगरी में देखा डिब्बे में, यानी तो उसमें घी एक पाव भर से अधिक नहीं था, पाव भर ही था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने तो ऐसो आराम से ज़िंदगी जिया था। उसके यहाँ 15-20 किलो का डिब्बा आता रहा होगा ना बड़े घर में, मतलब वहाँ सामान इकट्ठा महीने भर का है। पर ये एक छोटे से घर पे, गांव के एक छोटे से घर पे गए थे, तो वो किफ़ायत मतलब कैसे क्या सामान को कैसे मैनेज करना था वो अभी कुछ जान नहीं पाए। किसी तरह घर में अपने आप को एडजस्ट किया था। उसने सब घी मांस में डाल दिया, उसने सब घी को मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। लाल बिहारी जब खाने बैठा तो उसके दाल में, लोग घी डाल के दाल खाते ना, उसके दाल में घी भी नहीं था। बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। उसने बोला कि भाभी आपने दाल में घी नहीं डाला। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया है। उसने एक पाव था, उसने सब बढ़िया मांस में घी बढ़िया फ्राई व्राई करके बना लिया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है, इतने जल्दी उठ गया। लाल बिहारी बोला अभी परसों में घी आया था घर पे, क्या पूरा घी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा है होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया है। उसने बोला
कि आज जो है पाव भर घी रहा होगा और वो सब मैंने मांस में डाल। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से बावला मनुष्य जरा जरा की बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी की भावत जो है यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम है। लाल बिहारी मतलब वो जो है जैसे सूखी लकड़ी जो है बहुत जल्दी सूखी लकड़ी कोई चीज़ पा जाती है, थोड़ी सी आग वो जल उठती है, उसी तरह जो है लाल बिहारी भी थोड़ी थोड़ी बातों पे मतलब गुस्सा आ जाता था। हाँ, लाल बिहारी भी भौजी अपने भाभी के ऊपर बहुत उसको मतलब मालूम हो बहुत गुस्सा किया। तिनक बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। तो उसने अपने भाभी से कहा, मालूम हुआ कि एक पाव घी तुमने डाल दिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मायके में जो है जैसे घी की नदी ही बहती रहती हो ना। स्त्री गालियां सह लेती हैं। स्त्री जो है भाई आजकल के आदमी सभी लोग बोलते हैं, सबको बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। स्त्री गालियां सह लेती हैं और स्त्रियां बेचारी क्या करती हैं, वो सब चुपचाप सुन लेती हैं। जो उस समय के समाज में था वो आज के समाज में भी है। स्त्रियां चुपचाप गाली सुन लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती हैं। स्त्रियां अपने ससुराल में गाली भी सुन लेती हैं, मैके में अपने चाहे गाली भी वो सुन ले, मार भी सुन लेती हैं, फिर भी मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती हैं। तो मतलब उसने बोला, हाँ, उसके देवर ने बोला, चाहे वहाँ गाली भी औरतें सुन ले, चाहे मार भी सुन ले, पर अपने मायके की बुराई नहीं सुनती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। उसने कहा कि हमारे यहाँ इतना थोड़ा थोड़ा घी जो है हमेशा वो ना नव्वा उपहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दिया। थाली उठाकर उसने क्या किया, फेंक दिया और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूँ। और बोला अपने भाभी को, गुस्सा मुझे बहुत तेज, और उसने गुस्से में थाली भी फेंक दिया और बोला, जी चाहता है कि तुम्हारा मैं जीप पकड़कर खींच लूँ, कि तुम बोलना बंद कर दो। आनंदी को भी क्रोध आ गया। हाँ, उसे भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया उसका, क्रोध के मारे उसका भी मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। वो बोली कि अगर मेरे आदमी होते तो आज इसका मजा तुम्हें चखा देते। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर ने रह गया। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उज्जड़ ठाकुर था, रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। हाँ, उसकी स्त्री जो है एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। अपनी स्त्री को जब जी चाहता था उसको मार दिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। वो उसका देवर जो है खड़ाऊ उठाकर अपना जो पैर का चप्पल है उसे उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भोली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। वो बोला कि जिसके घमंड पे तुम भूल गई हो, गुमान पे फूल रही हो, जिसके घमंड पे, उसे भी मैं देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। आनंदी जो है हाथ लगा दिया और खड़ाऊ मतलब उसके लग नहीं पाया, हाथ लगा के रोक ली, सिर बच गया। पर आनंद थोड़ा सा अगर वो हाथ ना लगाए होते तो उसके सिर पर वो खड़ाऊ जो लकड़ी का चप्पल होता था वो लग जाता, पर उंगली में बड़ी चोट आई थी। पर जो खड़ाऊ जो है लकड़ी का बना हुआ चप्पल जैसा रहता है, पर उंगली में तो काफी चोट आ गई, उसकी उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई, इतनी गुस्सा आ गई थी जैसे कि हवा में जो है पत्ते हिलने लगते, उसी प्रकार वो कांप रही थी। अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई और अपने कमरे चली गई और वहाँ पे खड़ी हो गई। स्त्री बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने कहा, स्त्री का बल, साहस, मान और मर्यादा सिर्फ उसकी पति तक ही रहती है। उसे पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है और उसे अपने पति के बल और पुरुषत्व का ही में ही घमंड होता है। कोई भी स्त्री किसी की मार नहीं सह सकती है। आनंदी खून का घूंट ही पी कर रह गई। आनंदी जो है इतनी गुस्सा लग रही थी, उसको लग रहा था मैं कितनी जल्दी इसको मार दूँ। मतलब आनंदी गुस्से में खून की घूंट जैसा पी रही थी उसे। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया। श्रीकंठ जो है जब शनिवार को नौकरी करके घर आए
आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। हाँ, शनिवार को, अरे बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी, शुक्रवार बीता और शनिवार को श्रीकांत जब घर पर आए 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। 2 दिन तक आनंदी कहाँ रहे? अपने कोप भवन, अपने कमरे में ही रही। ना कुछ खाया है उसने और ना कुछ पिया है। उनकी बाट देखती रही और सिर्फ उनकी ही राह देखती रही, कितनी जल्दी मैं इसकी शिकायत करूं। अंत में शनिवार को वह नियम मानुकूल जिस प्रकार शाम को आया करता था घर, वैसे घर आकर बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल, देश विदेश की काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। हाँ, यह वार्तालाप जो है 10 बजे रात तक, क्योंकि जो गाँव में पुरुष होते थे वो नौकरी करके सीधे अपने कमरे में नहीं आते थे, वो सिर्फ बाहर बैठ जाते थे और सिर्फ शाम को एकदम अंधेरा हो जाता था तब वो अपने अंदर आते थे। गांव के भद्र पुरुषों के इन बातों को ऐसा आनंद मिलता था। जो गांव के पढ़े लिखे कुछ पुरुष रहते थे उनको इन सब बातों से बड़ा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्धि ना रहती थी, उन्हें खाने पीने की शुद्धि नहीं रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता, श्रीकंठ को कि वहाँ से उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। लोग इनकी बातों पर बड़े खुश रहते थे। ये 2-3 घंटे आनंदी से बड़े कष्ट से काटे और ये 2-3 घंटे जो है आनंदी के बड़े कष्ट से बीतते। वो सोचे कितनी जल्दी है मैं इसके अपने देवर की सारे कुछ शिकायत बताऊं। जो बृहस्पतिवार को हुआ, किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए। तो वो अंदर आनंदी तक तो पहुंच ही नहीं पाया, लाल बिहारी उनको बाहर ही मिल गए। उसने बोल, जैसे सब लोग बाहर गए, पंचायत उठी, वैसे एकांत हुआ, जैसे खाली हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, कि वो अपना मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, नहीं एक दिन बहुत बुरा हो जाएगा। बेनी माधो सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी। हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। बेनी माधो सिंह जो है, उनके जो ससुर थे, वो अपने बेटी की ओर से मतलब बताया कि हाँ बहू और बेटियों का जो है, बहू और बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं हुआ करता कि वो मर्दों आदमियों के मुंह लगे। लाल बिहारी, यह बड़े घर की बेटी है। लाल बिहारी बोले उनके देवर कि यह बड़े घर की बेटी है ना, तो हम भी कोई कुर्मी कहार के नहीं हैं, हम भी कोई कुर्मी मतलब कुर्मी, उसको जो धोबी और जो कहार मतलब जो बर्तन होते मिट्टी के बनाते ना, उनको बोलते हैं कहार। कुर्मी कहार के बेटे नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा। श्रीकंठ मतलब कुछ सोचने लगा और चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई है, बात क्या हुई मुझे बताओ ना। लाल बिहारी ने कहा, उसके छोटे भाई ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी मौके के सामने, कुछ कोई बात नहीं, अपने आप ही मुझसे भाभी उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझते। और बोले कि मैं अपने मैके के सामने, मैके के धन के आगे हम लोगों को कुछ नहीं समझती। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। श्रीकंठ जो है खा पीकर जब आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी, वो अपने मन में वो भी बातें भरी हुई बैठी हुई थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे और उसके भी कुछ तीखे व्यंग थे। आनंदी से पूछा, चित्त को प्रसन्न करो। हैं तो उसने आनंदी से कहा, मन को, अपने दिमाग को प्रसन्न करो, खुश करो। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न हैं हम। तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। श्रीकंठ बोले, हम तो तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम आजकल इन घर में क्या उपद्रव मचा के रखी हो। आनंदी के त्योरियों पर बल पड़ गए, तो रोइये पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। हैं आनंदी की पर पड़ गए हैं और झुंझलाहट से पूरे बदन में उसके, जब उसने श्रीकंठ की बातें सुनी तो उसके पूरे शरीर में एकदम झुंझलाहट और गुस्सा आया उसे, हमारे पूरे बदन में जैसे आग से दहक उठी। बोली उसने, तुमने यह आग लगाई है, उसे पाऊं तो मुँह सुलझ दूँ। हाँ उसने कहा, जो तुमने आग लगाई है ना, उसे अगर मैं पा जाऊँ ना तो मेरा मुँह ही जल जाए। श्रीकंठ, इतने गर्म क्यों होती हो, बात तो क्या हो। तो वो श्रीकंठ बोलते, इतने गुस्से में क्यों है, इतनी गर्म ही आवाज़ में क्यों बोल रही हो, बात तो पता हो ना। आनंदी, क्या
कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर। आनंदी बोली, मैं क्या करूँ, यह मेरे भाग मेरी किस्मत का ही दोष है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूँ ना अकड़ता है। उसने कहा कि आनंदी बोली कि क्या करूँ, ये मेरे भाग्य मेरी किस्मत का ही दोष है। नहीं तो ये जो गंवार तुम्हारा छोकरा है ना, जो गंवार तुम्हारा भाई है ना, उसको जिसको चपरासी गिरी करने तक का भी सहूर नहीं है, वो मुझे खड़ाऊ से चप्पल से क्यों मारता, और मुझे मारकर ही अकड़ता, मुझे चप्पल से मारकर अकड़ता नहीं। श्रीकंठ, सब हाल साफ हो गया। श्रीकंठ को सारी बातें समझ में आ गई, तो मालूम हो गया, और उसे मालूम हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं था। श्रीकंठ ने बोला, अरे मुझे अब सब बात मुझे मालूम चल गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। आनंदी बोले कि परसों जो है तुम्हारा जो है बहुत प्यारा है ना, तुम्हारा भाई जो जिसको बहुत प्यार करते हो, उसने मुझे मांस पकाने के लिए बोला। घी हांडी में, घी के डिब्बे में सिर्फ एक घी की मटकी में जो है 1 पाव घी था, 1 पाव से अधिक नहीं था उस बार। वह सब मैंने मांस में डाल दिया, मैंने उसको पूरा घी मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो उसने कहा दाल में घी नहीं है, उसने कहा कि दाल में घी नहीं। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे ना रहा गया, और मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नहीं, नाई का हार खा जाते और किसी को जान भी नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर यदि हाथ ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ है। तो आनंदी जो है, जो बृहस्पतिवार को सारी घटना घटी परसों की, वो पूरी घटना उसको अपने पति श्रीकंठ के सामने बता दिया कि भाई 1 पाव घी था, उसने मुझे, तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे घी मांस पकाने को बोला, मैंने उसको मांस पका दिया 1 पाव घी में। घी बचा नहीं तो उसने दाल में घी मांगा, घी नहीं था तो मैंने उसको घी मना कर दिया कि नहीं है। तो उसने मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा, तो मैंने कह दिया कि बस इतना तो घी जो है मेरे घर में नौवा और कहार खा जाते हो, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो उसने कहा हाँ तुम्हारे घर में बहुत घी होता, और मेरे मायके वालों को उसने भला बुरा कहा। तो जब मैंने कुछ बोला तो उसने खड़ा होकर चप्पल उठा कर मेरे सर में मारने को किया, तो मैंने चप्पल को हाथ से रोक लिया। अगर हाथ रोक लिया बच गया, नहीं तो मेरा सर ही फट जाता। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जाके अपने भाई से ही पूछ लो, सारा सच वो खुद ही बता देगा। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। श्रीकंठ फिर गुस्सा आ गया, बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। श्रीकंठ बोला अपने पत्नी से कि यहाँ तक इसकी हिम्मत हो गई इस छोकरे का कि वो तुम्हारे ऊपर चप्पल उठा ले। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि स्त्रियों, आनंदी जो है, जैसे स्त्रियां भावुक होकर रोने लगती वैसे आनंदी भी अपने स्वभाव, स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार वो रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं, क्योंकि औरतों को रोवाई बहुत जल्दी आ जाती। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्होंने कदाचित भी कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते थे। उन्हें जो है श्रीकंठ जो है बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष था, कदाचित उन्हें कभी क्रोध आता है था, तो स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते। वो पहले तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और जब उन्हें भी गुस्सा आता था तो उनके भी आंसू स्त्रियों की तरह, अग्नि की तरह एकदम, मतलब स्त्रियों से भी अधिक उनके आंसू बहते थे, काम करते। रात भर करवटें बदलते रहे वो। रात भर जो है अपने, उनको नींद नहीं आई, इधर उधर करके श्रीकंठ जो है गुस्से के मारे, मतलब उनके भी आंसू बह रहे थे, पर क्या करें, इधर उधर करवट बदलने लगे। उनको भी बहुत बुरा लगा कि मेरी पत्नी को ऐसा बोला मेरा छोटा भाई, अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। और उसने कहा रात भर करवटें बहा, और सुबह प्रातःकाल जो है उठा, और प्रातःकाल जो है जब सुबह उठा तो जो है रात भर तो उसे नींद नहीं आई श्रीकंठ को, और जब सुबह उठा तो उसने अपने पिताजी से बोला, दादाजी से, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। अपने दादा से कहते, दादा अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगा,
मेरा निवाह नहीं हो पाएगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकांत ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, पर दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही ऐसी बातें अपने मुंह से कहनी पड़े। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है। श्रीकांत जो है सोचा कि इस तरह की बातें गांव में कितनी बार ऐसी हो चुकी थी जिसका फैसला मैं खुद करता था, पर आज दुर्भाग्यवश ये सब बातें मेरे सामने आ गई। देखो, दूसरों को उपदेश देना कितना सरल होता है, उन्होंने सोचा, और जब अपने ऊपर पड़ता वही सब बातें कितनी कठिन लगती है। बेनी माधो सिंह घबरा उठे और बोले। क्यों? उनके पिता घबरा गए और बोले कि क्या हुआ बेटा? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनका बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरे पीछे स्त्री खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं है, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। श्रीकंठ बोले अपने पिताजी से कि जब उनके पिताजी बोले कि क्या हुआ, उसने कहा देखिए मैं तो एक नौकरी करता हूँ, किसी दूसरे का काम करता रहता है। हफ्ते में जब मैं एक बार आऊँ तो देखूँ कि मेरी पत्नी भी यहाँ पे मतलब आप लोगों का काम भी करे और उसका भी सब मतलब मैं बड़ा हूँ तो मेरी वाइफ भी बड़ी है, मेरी पत्नी भी बड़ी है, उसका भी कोई आदर सम्मान हो। उसके आदर सम्मान में मेरा भी आदर सम्मान छिपा हुआ है। हाँ, जिनका पैर छूना चाहिए जिसको, वो उन्हीं को उनके सर पे लात जूते की बौछार करे। हाँ, वो उनको मेरे पीठ पीछे लात जूता मारे, उनको उल्टा सीधा बोले, और मैं इसको इस तरह की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। बेनी माधो सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर आबक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो कर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। बेनी माधो का जो है श्रीकंठ बहुत आदर करते थे। उन्होंने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं, उनकी बोली ही जैसे आवाक रह गई, बोली ही चुप रह गई। हाँ, वो श्रीकंठ के इतना तेवर देखकर, इतना गुस्सा देखकर वो चुप रह गए, आवक बंद हो गए, उनकी बोली बंद हो गई। केवल सिर्फ इतना ही बोला कि हे बेटा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, स्त्रियों के कहने पे मत पड़ो, क्योंकि स्त्रियों को बहुत ऊपर चढ़ा लेना भी घर को बर्बाद करना होता है। इसलिए अब तुम अच्छा बुरा तो खुद ही जानते हो। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री का मान, उसने बोला कि इतना तो पिताजी मैं जानता हूँ कि क्या अच्छा, आपके आशीर्वाद से, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इतने सारे फैसले मैं गांव का खुद ही करता रहता हूँ। मेरे समझाने बुझाने से गांव के कितने चूल्हे, कितने घर बस गए हैं। और पर सभी स्त्री को मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। सभी स्त्रियों का अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं ईश्वर के दरबार में उतरता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए कि मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। हाँ, उसने कहा स्त्रियों को अभी कुछ मान सम्मान होना चाहिए पिताजी, मैं जानता हूँ। ये उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, उसके स्त्रियों के प्रति ऐसा घोर अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। उन पशुओं के जैसा जो है उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जानवरों की तरह स्त्रियों के साथ व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं, आप विश्वास मानिए कि मेरे लिए यही बहुत कुछ कम नहीं है कि मैं लाल बिहारी को कुछ नहीं दंड दे रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ से जाने की बात कर रहा हूँ। अब बेनी माधो सिंह भी गर्मा आ गए। अब बेनी माधो, उनके पिताजी भी गर्मा आ गए, गुस्सा आ गए। ऐसी बातें और न सुन सके और उसकी श्रीकंठ की बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। गुस्से में बेनी माधो बोले,
मुझे भी गुस्सा आ रहा है, ऐसी बातें मत सुना करो। हाँ, लाल बिहारी जो है तुम्हारा छोटा भाई है, उससे जब उससे कभी भूल चूक हो जाए तुम उसका कान पकड़कर उसको मारो डांटो। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझ। श्रीकंठ बोले कि जब उसने मेरी स्त्री का आदर सम्मान नहीं किया, अब मैं उसे अपना छोटा भाई नहीं समझता हूँ। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? बेनी माधव बोले कि सिर्फ स्त्री के पीछे तुम उसको अपना भाई नहीं समझते हो? श्रीकंठ श्रीकंठ बोला, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। श्रीकंठ बोले कि नहीं, इसका रीजन स्त्री नहीं कि मैं उसको अपना भाई नहीं समझता, उसकी क्रूरता, वो जो है क्रूर स्वभाव का है, और जो वो हर बार बड़ी सी बड़ी गलतियां अविवेक उसके कारण हो जाते हैं, और जो बड़ी सी बड़ी गलतियां करता है। दोनों कुछ देर चुप रहें, श्रीकंठ और बेनी माधव दोनों कुछ देर तक चुप रहें। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे, हैं, कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। ठाकुर साहब अपने लड़के को तो श्रीकंठ का स्वभाव मतलब गुस्सा शांत करना चाहते थे, पर ये बिल्कुल मतलब स्वीकार करने को तैयार नहीं रहते थे कि लाल बिहारी उनका छोटा बेटा भी कोई गलती किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे, और इसी बहाने धीरे धीरे कि घर में क्या हो रहा बात सुनने के लिए गांव के कई लोग घर घुस आए। हक्का और चिलम की नशा पानी के चक्कर में घर घुस आए और वहां बैठ गई। कई स्त्रियां जब यह सुनकर श्रीकंठ की पत्नी पीछे पिता से लड़ने को तैयार हो हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। कई स्त्रियां जब यह सुन कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता ने लड़ने को तैयार हुआ, तो जब कई स्त्रियां गांव की जब यह जान ले कि श्रीकंठ जो हैं अपनी पत्नी के पीछे पिता से झगड़ा कर रहे हैं, तो उन्हें भी बड़ा हर्ष मतलब बड़ी खुशी हुई कि अरे यार, जो जो हर बार हमारे घर में होता आज वो श्रीकंठ के घर में हो रहा। श्रीकंठ जो है हमेशा आते थे, हम लोगों के घर समझाते थे, आज उन्हीं के घर में आफत आ गई। दोनों पक्षों की मधुर वाड़ियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। बड़ा हर्ष हुआ, और दोनों पक्षों की जो है आवाज़ें सुनने के लिए, जो मधुर आवाज़ें हैं सुनने के लिए उनकी आत्माएं जो है तिलमिलाने चिटमिटाने लगी कि कितनी जल्दी हम उनके घर पहुँचे। गांव में कुछ ऐसे ही कुटिल मनुष्य भी थे, गांव में कुछ ऐसे भी मनुष्य रहते थे जो एक दूसरे की चुगली सुनने में उनको बड़ा मज़ा आता था। एक दूसरे के यहाँ दुख हो उनको ये सब सुनने में बड़ा मज़ा आता था। जो कुछ की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वो कहा करते, श्रीकंठ आपने बड़ा, आप बाप से दबता है। जो मतलब श्रीकंठ से वो करते थे, जलते थे, वो कहते थे अरे श्रीकंठ तुम तो अपने बाप से बहुत दबते हो, इसलिए वह दब्बू है, इसलिए वह दब्बू बहुत डरते हो हैं। अपने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है, हैं। और कहते थे आपने तो मतलब किताबें पढ़ी लिखी हैं, विद्या पढ़ी, इसलिए तो आप किताबों का कीड़ा ही सिर्फ बन गए हैं। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। बेनी माधव जो है अपने पुत्र श्रीकंठ के बिना कोई काम, उसकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करता था। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। हाँ, कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया, और पूरे गांव का कई अधिकांश आदमी कोई हुक्का पीने, कोई तम्बाकू खाने और कोई लगान की रसीद वगैरह दिखाने के लिए धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से आकर उनके घर का मजा लेने के लिए वहाँ बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों का टाढ़ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। हाँ, और वो बेनी माधव जो है गांव का बहुत पुराना आदमी था, वो इन सब विचारों को खूब अच्छी तरह जानते थे, और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गांव के सामने जो है इनको हंसी का मौका नहीं दूंगा, ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोला, तुरंत मिठास भरी शब्दों में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहो करो। अब तो लड़के के अपराध हो गया, लड़के से अपराध हो गया। हाँ, तो उसने जो है तुरंत अपनी बातों को पलट दिया। हाँ, तुरंत बोला, मीठी आवाज़ में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं तुमसे ही जुड़ा हूँ, जो तुम्हारा जी मन चाहे वो तुमने करो। तुम्हारे छोटे भाई से अपराध तो हो ही गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका है।
उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इस हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर पर नहीं रह सकता है। और इलाहाबाद का जो है वो श्रीकंठ जो है ग्रेजुएट किए हुए था, पर वो अपने बाप की बातों को ना समझ सका कि वो मेरे पिताजी बात को क्यों पलट रहे हैं। बस उसकी समझ में आया कि अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहूँगा। हाँ, उसने कह दिया, बेटा मैं तुमसे अलग नहीं, जो तुम्हारा जी चाहे वो तुम करो। तो उसे लगा कि अरे मेरे पिताजी जो मैं कह रहा कि मैं इस घर पे नहीं रहूँगा यही बात सही है, इसलिए वो क्या किया, सोचा कि चलो अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर पे नहीं रहूँगा। पिताजी भी तो बोल दिए कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वह बेसमझ लड़का है, उससे कुछ जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। बेनी माधव बोला, बेटा जो बुद्धिमान लोग होते वो मूर्खों की बातों पर, जो मूर्ख होते उनकी बातों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। वह बेसमझ लड़का है, उसके समझ में कुछ नहीं आता, वो दिमाग मतलब मूर्ख है। तुम बड़े हो, तुम बड़े भाई हो, बड़े होने के नाते उसकी कुछ भूल को क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी कुछ इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं कर सकता। या तो वही घर पर रहेगा या तो मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। पर श्रीकांत अपनी बातों पे ही लड़ा था, अपनी बातों पर ही अटका हुआ था। वो सिर्फ यही चाहता था कि पिताजी, अगर मैं इस घर पे रहूँगा तो लाल बिहारी इस घर पर नहीं रहेगा। यदि आपको वो बहुत प्यारा है तो आप मुझे विदा कर दीजिए, मैं इस घर से चला जाऊं। पर इस घर में दो में से कोई एक ही रहेगा, यही मेरा अंतिम फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान नहीं करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। लाल बिहारी जो है अपने बड़े भाई श्रीकांत की सारे बातें जो हैं दरवाजे के पास, चौखट यानी दरवाजे के पास खड़े होकर चुपचाप सुन रहा था। हैं, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था, बहुत सम्मान करता था। उसमें इतनी कभी साहस भी नहीं होते। वो श्रीकांत के सामने कभी चारपाई पर भी बैठ जाए या कुर्सी पर भी बैठ जाए या उनके सामने हुक्का पानी या पान भी खा ले। इतना शायद वो इस रिस्पेक्ट, इतना सम्मान कभी अपने बाप का भी नहीं करता था। श्रीकांत का भी उस पर हार्दिक और श्रीकांत भी उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। और अपने होश में, अपनी याददाश्त में उन्होंने शायद उसे कभी डांटा भी नहीं था, फटकार भी नहीं लगाया था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य ले आते थे। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से दोढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल पर पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। हैं, जब वह श्रीकांत इलाहाबाद से नौकरी करके आते थे तो अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर अवश्य आते थे। एक बार वो नाग पंचमी के अखाड़े पर जब मतलब दंगल पर जब लोगों को पछाड़ दिया था तो वो खुश होकर उनके भाई 5
रुपए का नोट जो है लुटाए थे। ऐसे बाई के मुंह आज ऐसी हृदय विदारक तो वो कह रहा था हम मतलब श्रीकंठ लाल बिहारी आज ऐसा भाई ऐसे हृदय विदारक ऐसी हृदय को दुख देने वाली बातें कैसे सुना रहा है हैं। बड़ा ही दुख हो रहा है, वह फूट फूट कर रो रहा है हैं। उसमें संदेह नहीं कि अपने किसी वो मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी बातों पे पछतावा नहीं है, उससे भी अपनी बातों पे बहुत दुख है। भाई के सामने एक दिन पहले ही उसकी छाती जब भाई का आने के समय होता था एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कने लगती थी, उसके सीना डगमगाने लगता था कि भैया आएंगे, मैं उनके सामने क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा, उनके सामने जाकर कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी सहा न गया। लाल बिहारी कह रहे थे कि अगर मेरा भाई मुझे अकेले में दो चार बातें सुना देता या कुछ समझा देता या मुझे दो चार झापड़ मार भी देता फिर भी मुझे दुख नहीं होता। पर आज मुझे दुख इस बात का हो रहा कि वो जो है पिताजी से कह रहे हैं कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, अगर वो उस घर में रहे या तो मैं उस घर पे रहूं। इन सब बातों को लेकर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। लाल बिहारी से सहा ना गया और यह दुख उससे सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने और आंखें पोंछी जिससे कि कोई ना समझे कि रोता था। अब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया कि वह घर मेरे साथ इस घर पे नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना है। फिर वो मतलब वही ये सब बातें सोच ही रहा था कि मेरे भैया अगर मुझे अकेले में आकर दो चार झापड़ मार भी देते फिर भी मैं सहन कर लेता। पर भैया आज कैसे कैसे कटु वचन कह रहे कि मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। वो रोते हुए घर पर अपने घर कमरे पे आया और कपड़ा पहनने लगा और कपड़ा पहन के अपने भाभी के दरवाजे के पास गया भाभी के दरवाजे के पास गया और रोते रोते बोला कि भाभी मैं भैया ने कहा कि इस घर में चाहे मैं रहूं या तुम हैं तो आज और भैया मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसलिए आज मैंने यह निश्चय किया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और भाभी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे जो गलती हो गई है मुझे आप हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया और यह कहते कहते लाल बिहारी जो दुखी हो गए। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों हैं। और जिस समय लाल बिहारी जो है को सिर झुकाए आनंदी के पास उन्होंने खड़ा देखा था द्वार पर, उसी समय श्रीकंठ उधर से आ रहे थे। उनकी भी आंखें लाल हुई थी। भाई को खड़ा देखकर उनके मन में भी घृणा से आंखें फेर ली। और उससे मतलब जैसे वो आंखें फेर ली कि जैसे उससे मतलब क्रोधी हैं, क्रोध में हैं और उससे मतलब बच रहे थे कि मेरा और उसका सामना एक दूसरे के सामना हम लोगों का ना हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रहे थे। आनंदी जो अपने पति से लाल बिहारी की शिकायत तो की थी पर अब मन में उसको पछतावा भी हो रहा था कि मेरे से ये गलती हो गई जो मैंने इसकी शिकायत कर दी। अब तो ये घर छोड़ के चला जाएगा। वह स्वभाव से ही दयावती थी, वह स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और उससे ये भी लगता था, उसको ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी, मन में अपने पति पर गुस्सा भी कर रही थी कि यह इतने गर्म क्यों हो गए, इतना गुस्सा क्यों गए। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कहें और उसे लग रहा था कहीं पति मुझे इलाहाबाद चलने के लिए ना कह दें तो कैसे क्या करूं। उसे लगा मैं क्या करूं। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का जो मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो
जब लाल बिहारी उससे बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, तो उसका जो क्रोध भी, जो थोड़ा बहुत क्रोध बचा भी था, वो भी जैसे मानो क्रोध भी पानी से हो गया, उसका क्रोध भी पानी जैसा हो गया। वह रोने लगी। हाँ, और मन का जो मैल भी था उसके प्रति वो भी धो गया। हाँ, नयन जल से धो गया, आंखों के पानी से धो गया, और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकांत को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत को देखकर जो है आनंदी बोली, लाल जो है, लाल मतलब उसको लाल बिहारी नाम था तो उसको लाला बोले, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत, तो मैं क्या करूं? श्रीकांत बोला, मैं क्या करूं? आनंद, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैं कहाँ से यह झगड़ा उठाया। आनंदी बोली, मेरी जीभ पे आग लग जाए, पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल गई। श्रीकांत, मैं ना मना बुलाऊंगा। श्रीकांत बोला, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्होंने बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। आनंदी बोली, फिर पछताओगे जब वो चले जाएंगे, उन्हें अंदर से बहुत दुख हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाएं। श्रीकांत ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। उतने में लाल बिहारी फिर कहा, भाभी भैया से जो है मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और आप उनको मेरी तरफ से प्रणाम बोल दीजिएगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बाद में जब लाल बिहारी वो श्रीकांत नहीं गए तो आनंदी जो है अपने कमरे से भागी और उसका हाथ पकड़ लिया और लाल बिहारी को पीछे की तरफ, घर की तरफ खींच लाई, और देखो आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। फिर लाल बिहारी जो है, हाँ, आंखों में आंसू भरकर अपने भाभी से बोला, प्लीज़ भाभी मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी कहा, कोई मेरा मुंह नहीं देखे। है आनंदी, लाल बिहारी बोले, जब मेरा मुंह ही नहीं कोई देखे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? है आनंदी, मैं ना जाने दूँगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं। लाल बिहारी बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। है भाभी मेरी, आप को कसम है, आप एक कदम भी आगे मत बढ़िएगा। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर पर कदापि नहीं रहूँगा। लाल बिहारी बोले, भाभी अगर जब तक मुझे यह नहीं मालूम चल जाएगा भैया मुझसे दुखी नहीं है, जब तक मैं इस घर में बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी कर देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। आनंदी बोलती है, मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में अब तनिक से भी मैल नहीं, मैं तनिक भी नहीं गुस्सा हूँ। अब श्रीकांत का हृदय भी पिघल गया, और अब श्रीकांत का भी हृदय पिघल। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए, दोनों भाई गले मिलकर खूब रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देना मैं संघर्ष स्वीकार कर लूँगा। हम लाल बिहारी बोला, भैया अब ऐसी बात है, आप अपने मुंह से मुझे कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना। इसके अलावा आप चाहे जो भी अपराध दंड मुझे दीजिए, मैं खुशी पूर्वक स्वीकार कर लूँगा। श्रीकांत ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। हैं बेवकूफ़ कहेंगे, इन बातों को तुम भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से खुश हो गए, पुलकित हो गए, नहीं खुश हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता की सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। पूरा गांव में जो भी इस बात को सुना वो सभी आनंदी की उदारता और उसके व्यवहार पे बड़े खुश हुए और बोली कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती। प्लीज़ अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।